नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करेंगे। आज हम राम पुनियानी के एक बेहद तीखे और चर्चित लेख को डिकोड करने जा रहे हैं। इस लेख में भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की आज की स्थिति और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रभाव का काफी कड़ाई से आकलन किया गया है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ इसके मूल तर्कों को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। पुनियानी अपने लेख की शुरुआत ही एक बेहद कड़े दावे से करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, यह पार्टी हमारे लोकतांत्रिक चरित्र को तहस-नहस करने पर तुली हुई है, जो हमने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में कई मुसीबतों को झेलते हुए विकसित किया था। और देखिए, यही वो केंद्रीय बिंदु है जिस पर उनकी आगे की पूरी बहस टिकी हुई है। अब इस काफी जटिल से लगने वाले लेख को सही और निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले मूल तर्क, उसके बाद चुनाव और संस्थाओं पर उनका नजरिया, फिर इसकी वैचारिक जड़ें, पाकिस्तान के साथ तुलना और आखिर में हम देखेंगे लोकतंत्र पर इसका प्रभाव। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, यानी लेखक का मूल तर्क। उनकी बुनियादी धारणा यही है कि आज के जो राजनीतिक आंदोलन है वो सक्रिय रूप से उन लोकतांत्रिक ढांचों को कमजोर कर रहे हैं जिनकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रखी गई थी। अब यहाँ पुनियानी का जो नजरिया है वो काफी ऐतिहासिक है। उनका सीधा सा तर्क है कि भाई, लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बस रातों रात मिल गई हो। वो मानते हैं कि इसे हाशिए पर रहने वाले लोगों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और महिलाओं ने अपनी मेहनत और खून पसीने से सींचा है। इसके उलट लेख में ये दावा किया गया है कि आरएसएस को उस समय मुख्य रूप से सामंती और उच्च वर्ग का समर्थन हासिल था, इसलिए इस लोकतांत्रिक आकांक्षा का हिस्सा बनना उनके लिए ऐतिहासिक रूप से उतना स्वाभाविक नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जहां वो चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं का आकलन करते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो आंकड़े सामने आने वाले हैं ना, वो वाकई आपका ध्यान खींचेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 91 लाख। बहुत बड़ी संख्या है ना? लेखक ने पश्चिम बंगाल चुनावों का जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया है कि चुनाव आयोग ने 91 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इनमें से ज्यादातर नाम मुस्लिम बहुल इलाकों के थे। यानी उनके मुताबिक ये कोई आम प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। अपनी इसी बात को वजन देने के लिए लेख में जानी मानी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी का एक बयान बिल्कुल हूबहू कोट किया गया है। वो कहती हैं, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिनमें से 27 लाख को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिला। पुनियानी इसे चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के भीतर एक कथित प्रणालीगत पूर्वाग्रह के रूप में देखते हैं। इसी कड़ी में न्यायमूर्ति बागची की एक बेहद अहम कानूनी टिप्पणी को भी उठाया गया है। उनका बड़ा ही सीधा सा सवाल है, यदि जीत का अंतर मताधिकार से वंचित किए गए मतदाताओं की संख्या से कम होगा तो क्या होगा? मतलब जरा सोचिए, अगर जीत सिर्फ 2% वोटों से तय हो रही हो और 15% लोगों को वोट डालने ही ना दिया जाए तो क्या होगा? तर्क यही है कि ऐसी स्थिति पूरी चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। पश्चिम बंगाल के बाद इस लेख का रुख सीधा दक्षिण की तरफ, यानी तमिलनाडु की ओर होता है। यहाँ लेखक दावा करते हैं कि वहाँ के राज्यपाल ने अभिनेता और नेता जोसेफ विजय की पार्टी द्वारा सरकार बनाने के 2 बिल्कुल संवैधानिक प्रयासों को खारिज कर दिया। पुनियानी इसे इस नजरिए से देखते हैं कि चूंकि जोसेफ विजय दलितों और वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, इसलिए एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्यपाल की यह कार्रवाई संस्थागत मनमानी का एक और साफ उदाहरण है। खैर, अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, जो है वैचारिक जड़ें। लेखक सिर्फ आज की घटनाओं की बात नहीं करते, बल्कि वो इन सब कार्रवाइयों के तार सीधे आरएसएस की ऐतिहासिक विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। और ये स्लाइड उनके उस नजरिए को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। यहाँ आपको एक सीधा वैचारिक टकराव दिखेगा। एक तरफ हमारा भारतीय संविधान है, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर टिका है, और दूसरी तरफ लेखक का ये दावा है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ऐतिहासिक रूप से संविधान की सिर्फ इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें मनुस्मृति के मूल्यों को जगह नहीं दी गई थी। लेख के हिसाब से ये 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर है।
इस ऐतिहासिक वैचारिक आधार को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने MS गोलवलकर की किताब वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड का एक सीधा कोट सामने रखा है। कोट कुछ इस तरह है, गैर हिंदुओं को हिंदू संस्कृति अपनानी होगी या विदेशियों जैसा व्यवहार सहना होगा। उन्हें हिंदू राष्ट्र की अधीनता पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। उन्हें किसी बात का हक नहीं जताना चाहिए। विशेषाधिकार तो दूर, सामान्य नागरिक के अधिकारों की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेखक इस ऐतिहासिक पाठ की ओर इशारा करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद की मूलभूत विचारधारा स्वभाव से ही एक्सक्लूसिव है, यानी सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं है। यही नहीं, गोलवलकर की ही एक और किताब बंच ऑफ थॉट्स का हवाला देते हुए लेख में बताया गया है कि मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को हिंदू राष्ट्र के लिए एक आंतरिक खतरे के रूप में चिन्हित किया गया था। तो कुल मिलाकर ये वो वैचारिक रूपरेखा है जिस पर ये पूरा लेख आधारित है। अब हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पाकिस्तान के साथ तुलना। इस हिस्से में लेखक एक बहुत ही गहरी और गंभीर ऐतिहासिक तुलना कर रहे हैं, जहां भारत के आज के रास्ते को पाकिस्तान के इतिहास से जोड़कर देखा गया है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान की बात कही थी। लेकिन जैसा कि लेख में बताया गया है, वो शुरुआती विजन बहुत जल्द सेना और कट्टरपंथी मौलवियों ने पूरी तरह से कुचल दिया, और इसी का नतीजा था कि आधुनिक पाकिस्तान में लोकतंत्र चरमरा गया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि पुनियानी इस तुलना के जरिए हमें एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि आज भारत में जो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की कथित कोशिशें हो रही हैं, वो महज कोई संयोग नहीं है। वो तर्क देते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत भी धीरे धीरे उसी विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र का पतन कर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, लोकतंत्र पर प्रभाव। यहाँ हम उन बड़े सामाजिक परिणामों को देखेंगे जिन्हें लेखक एक बिगड़ते हुए लोकतांत्रिक माहौल का सीधा सबूत मानते हैं। पुनियानी के मुताबिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपनी आस्था मानने की आज़ादी में बहुत भारी गिरावट आई है। उनका दावा है कि कभी धर्मांतरण के आरोपों के जरिए ईसाइयों को डराया जा रहा है, तो कभी जिहाद के अलग अलग आरोपों के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लेख के अनुसार किसी भी लोकतंत्र की सेहत मुख्य रूप से इसी बात से तय होती है कि वहाँ अल्पसंख्यक खुद को कितना आज़ाद और सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। लेखक के इन सभी तर्कों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। यदि किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य को उसके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से मापा जाता है, तो क्या हमारे मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्य इस बहुसंख्यकवादी राजनीति के भारी दबाव के सामने टिक पाएंगे? बिना कोई राजनीतिक पक्ष लिए, यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।